आज हम लोग क्लास 11 में संबंध पढ़ेंगे यानी रिलेशन। चैप्टर 2 के अंतर्गत चैप्टर 2 हम लोग का रिलेशन और फंक्शन था, जिसमें आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके बारे में हम लोग समझे थे, उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें कैसे कैसे हम लोग युग्म बनाते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। प्रश्नावली 2.1 उस पर हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड संबंध है, उसको जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक संबंध के बारे में जानकारी नहीं होगी। ऐसे जनरली ये होता है कि संबंध होता क्या है। संबंध जो होता है वो किसी न किसी वस्तुओं के बीच कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, जिसको हम लोग संबंध कहते हैं इंग्लिश में। कोई ना कोई बीच में कोई संबंध होता है जिसे हम लोग लिखते हैं एक साथ। जैसे पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार का संबंध पटना से हो गया, बिहार का संबंध बोध गया से हो गया, क्योंकि बोध गया में सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं। उसी तरह जैसे हम लोग का कुछ किसी व्यक्ति का संबंध अपने पिता के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, ये सारे संबंध होते हैं। उसी तरह इसमें भी संबंध होता है, जिसमें हम लोग वस्तुओं, नामों, संकेतों की संख्याओं के बीच हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। उसके बारे में हम लोग कार्तीय गुणन के रूप में देख चुके हैं। कैसे संबंध हम प्राप्त करते हैं वो संबंध हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज होता है कार्तीय गुणन, जिसको बोला जाता है। कार्तीय का मतलब होता है कार्टेशियन, हम लोग को समझ में आता होगा, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स नियामक और वाई नियामक से हम लोग एक छोटा कोष्ठक में युग्म बनाते थे, उसको हम लोग कार्तीय नियामक बोलते थे, कोऑर्डिनेट। और ध्यान देना है उसी कोऑर्डिनेट को यहाँ पर हम लोग कार्तीय युग्म बोलते हैं, कार्टेशियन पेयर। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि ये संबंध कैसे क्या होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए संबंध में दिया है किसी और एक समुच्चय ए से और एक समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग पीछे निकालना सीख चुके हैं। ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है, या तो उप समुच्चय होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। कोई रिलेशन आर जो है वो ए क्रॉस बी के या तो उप समुच्चय होगा या ए क्रॉस बी के कुल अवयव के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमिक युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटक के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। संबंध स्थापित हम लोग करना सीख चुके हैं कार्तीय गुणन में, पीछे वाले एक्सरसाइज में, जिसका द्वितीय घटक जो होता है वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया गया है a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर हमको दिया गया है 4, 5, 6। अच्छा, यहाँ पर संकेत दे दीजिए a, b, c। चलिए, तो यहाँ a क्रॉस b जब हम लोग निकालेंगे तो कितने अवयव होगा? इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो कितने अवयव होंगे? 9। तो हम लोग यदि a से b में संबंध यदि लिखते हैं r बराबर, कोई भी संबंध लिख लीजिए, जैसे 1 से इस समुच्चय के किसी अवयव के साथ इस समुच्चय के अवयव के साथ हम लोग संबंध बनाएंगे तो संबंध कहलाएगा। इसी समुच्चय के 2 अवयव ले लेंगे तो वो संबंध नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय है और हम लोग लिखे हैं a से b में। तो a से b में का मतलब a का कोई ना कोई अवयव रहेगा और उसके साथ दूसरा अवयव b का रहेगा, ठीक है। यदि यहाँ पर लिखा रहता कि a से a में संबंध, तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों समुच्चय एक ही होता, तब हम लोग लिख सकते थे एक का संबंध एक के साथ हो सकता था, एक के संबंध 2 के साथ हो सकता था, एक का संबंध 3 के साथ हो सकता था। लेकिन एक का संबंध अभी इस स्थिति में इसमें से किसी अवयव के साथ होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यदि एक का हम a के साथ संबंध कर देते हैं और एक का b के साथ संबंध कर देते हैं, ठीक है, फिर 2 का हम c के साथ संबंध कर देते हैं और 3 का b के साथ संबंध कर देते हैं, इतना ही यदि हम लोग r में लिखते हैं तो क्या ये सारा अवयव जो हमको ये मिला है इसके कार्तीय गुणन में प्राप्त होगा? तो हाँ होगा। कैसे होगा हम लोग वो भी देख लेते हैं। a क्रॉस b हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 1, 2, 3 क्रमिक युग्म a, b, c। हम लोग देख रहे हैं क्या क्या मिल रहा है? 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, फिर 3a, 3b और फिर 3c यही लिख देते हैं। चलिए देखिए, तो 1a इसमें है, 1b भी इसमें है, 2c इसमें है, 3b भी इसमें है। इसका मतलब
कि R का प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में है, इसलिए R उप समुच्चय होगा A क्रॉस B का, और R A से B में संबंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक अवयव हम बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं 4E। ठीक है, तो अब क्या होगा कि R जो होगा वो A क्रॉस B का उप समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4E इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। और ये भी ध्यान देना है कि 4 ना A में है और E ना B में है। तो ऐसी स्थिति में ये जो R संबंध होगा वो समुच्चय A से B में एक संबंध नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध तभी होगा जब उसके प्रथम घटक समुच्चय A के हो और द्वितीय घटक समुच्चय B के हो। तो देखिए यहां से यहां तक तो सभी का प्रथम घटक यानी कि 1 1 2 3 इसमें मिल रहा है, 1 2 3, और इसका जो 4 प्रथम घटक है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये R जो है वो A से B में संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से हम इसको हटा देते हैं अभी। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए R उप समुच्चय है A क्रॉस B का। कभी कभी R जो होता है वो A क्रॉस B के बराबर भी हो जाता है, इसलिए इसमें हम लोग इक्वल टू का चिन्ह भी लगा सकते हैं कि R जो है वो A क्रॉस B के बराबर भी होगा। ठीक है, इसका किरण आरेख भी हम लोग खींच करके दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर देखिए, किरण आरेख हम यहाँ पर दिखा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे कि समुच्चय A से B में संबंधों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, कितने संबंध बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नोट में हम लोग लिखवा देते हैं कि यदि NA बराबर P और NB बराबर Q हो तो NA क्रॉस B बराबर क्या होता है आप लोगों को मालूम है, पीछे वाले हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, NA इंटू NB। तो NA हमारा P है और NB Q है, तो हमारा PQ हो जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए A से B में संबंधों की संख्या, A से B में संबंधों की संख्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा 2 के पावर PQ होगा। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर N इंटू A क्रॉस B होगा। दोनों सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, A से B में संबंधों की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर A में 3 अवयव है, B में 3 अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, N A क्रॉस B बराबर 9 हो जाएगा। तो संबंधों की संख्या कितनी होगी 2 के पावर 9। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संबंध से हम लोग किसी भी संबंध से हम लोग संबंधों की संख्या यदि निकालना चाहे कि समुच्चय A में 3 अवयव है, समुच्चय B में 5 अवयव है, तो A से B में कितने संबंध, सभी संभव संबंध बन सकते हैं, वो सारे संबंधों को हम लोग लिखेंगे तो उसकी संख्या हम लोग लिखते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि संबंध में हम लोग 1A को भी संबंध कहेंगे, 1 का संबंध A के साथ है, उसका उल्टा यदि हो जाएगा A1 तो भी उसका संबंध होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और इसमें ये जो 1 है, ये 1 का प्रतिबिंब होगा A, 1 का प्रतिबिंब होगा B, 2 का प्रतिबिंब होगा C, 3 का प्रतिबिंब होगा B। वही बोल रहा है कि द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। तो द्वितीय घटक ये है, ये प्रथम घटक है, तो ये द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब होगा। तो 1 का प्रतिबिंब A, 1 का प्रतिबिंब B, 2 का प्रतिबिंब C, 3 का प्रतिबिंब B, यानी इमेज। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें जगह नहीं है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा इसके नीचे दूसरा पॉइंट करके। ये जो समझ में आ गया आपको संबंध कैसे होता है। चलिए, ये संबंध कार्तीय गुणन पर आधारित था, इसलिए हम लोग आसानी से इसको समझ गए। अब हम लोग आते हैं इसी कार्तीय संबंध में, इसी रिलेशन में संबंध में हम लोग को प्रांत, परिसर और सहप्रांत 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं। उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। प्रांत का मतलब होता है डोमेन। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रांत, समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों से बना समुच्चय, उस संबंध R का प्रांत कहलाता है। ठीक है, जैसे R बराबर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, पहले समुच्चय लिख देते हैं, A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर हम लिख देते हैं A B C D E। ठीक है, और R बराबर लिख देते हैं
ए और लिख देते हैं यहाँ पे बी पर आर बराबर, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1A 1C चाहे 2C कर दीजिए, फिर उसके बाद 3D कर दीजिए और छोड़ दीजिए, इतना ही कर लेंगे। ये एक संबंध लिख दिया हम लोग। तो इसका प्रांत क्या होगा इसके हिसाब से बोल रहा है कि उसके संबंध आर के प्रत्येक क्रमित युग्म में, इसमें कितने क्रमित युग्म है? 1 2 3 क्रमित युग्म है, ठीक है। प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटक यानी फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है? 1, इसका क्या है? 2, इसका क्या है? 3। इसका परिसर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रांत बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3। बोल रहा है ना उसके प्रथम घटकों से बने समुच्चय, समुच्चय मतलब मझोला कोष्ठक में उसे घेर देंगे हम लोग, तो ये इसका प्रांत हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका किरण आरेख देखिए ऐसे बनता है। ये दो फिगर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इस फिगर को हम ए लिख देंगे और इस फिगर को हम बी लिख देंगे, क्योंकि पहला समुच्चय मेरा ए है और दूसरा समुच्चय बी है। तो ए से बी पर ये संबंध आर लिखा गया है, इसलिए दो यहाँ पर वृत्त खींचेंगे। वेन आरेख से हम लोग जानते हैं इस समुच्चय को हम लोग वृत्ताकार क्षेत्र में दर्शाते हैं। तो ए में हम लोग लिख देंगे ए वाला 1 2 3 4 और बी वाला अवयव बी में लिख देंगे ए बी सी डी ई। यहाँ पर आपको और क्लियर समझ में आएगा, देख लीजिए। पहले आर में जो दिया है उसके अनुसार मिलाइए। एक का इमेज क्या है? प्रतिबिंब ए है, तो एक को ए से मिला दीजिए और ऐसे एरो का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। 2 का प्रतिबिंब क्या है? सी, तो 2 को सी से मिला दीजिए, ऐसे एरो का चिन्ह दे दीजिए। 3 का प्रतिबिंब क्या है? डी। अब इसमें देखिए कि प्रांत हम लोग कौन कौन सा अवयव लिए हैं जिसका प्रतिबिंब इसमें प्राप्त हुआ है। ये दूसरा समझने का तरीका है किरण आरेख से, कि पहले समुच्चय के वैसा अवयव जिसका प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में हो, तो वो समुच्चय उस संबंध का प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। इसके हिसाब से भी आपका सही रहेगा। यदि इस टाइप का यदि आपका संबंध दिया गया है तो इसके प्रथम घटक जो होगा उसको लिख करके मझोला कोष्ठक में रख दीजिएगा तो प्रांत हो जाएगा। और ऐसे किरण आरेख में दिया है तो ध्यान दीजिएगा कि जिसको हम लोग प्रतिबिंब मिलेगा, जिस अवयव का प्रतिबिंब मिल रहा है उसी को हम लोग प्रांत में लिखेंगे। इसमें 4 को प्रांत में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 का कोई भी प्रतिबिंब बी में नहीं है, इसलिए 4 को हम लोग प्रांत में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। उसी तरह चलिए परिसर होता है। समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक के समुच्चय आर का परिसर कहलाता है। द्वितीय घटक, प्रथम घटक प्रांत कहलाता है, द्वितीय घटक क्या कहलाता है? रेंज यानी परिसर। तो इसका द्वितीय घटक देखिए, इसी उदाहरण पे हम यहाँ पर लिखते हैं कि परिसर बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, परिसर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका द्वितीय घटक ए सी डी। फिगर से भी देखिए किरण आरेख में ए सी डी। ध्यान दीजिए, तो हम लोग इसमें इधर से जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 1 का इमेज ए है, और इधर से जब इधर पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ए का प्री इमेज 1 है। प्री इमेज का मतलब पूर्व प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, 1 का प्रतिबिंब ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 का इमेज ए का प्री इमेज 1। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समुच्चय के दूसरे समुच्चय का वैसा अवयव जिसका प्री इमेज पहले समुच्चय में है तो वही उसका परिसर में लिखा जाएगा। बाकी इसमें देखिए बी और ई छूटा हुआ है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे परिसर में, ठीक है। हम लोग परिसर में वही लिखेंगे जो किरण आरेख में ये एक दूसरे से संबंधित होंगे, यानी रिलेशन में होंगे, उसी को हम लोग को लिखना है। तो दो चीज याद रखिएगा, प्रांत और परिसर। प्रांत भी उसी को लिखा जाता है जो एक दूसरे से संबंधित है, वो पहले समुच्चय से लिखा जाता है प्रांत, इस समुच्चय से प्रांत लिखा जाता है, उससे नहीं, इससे पहला वाला समुच्चय से। और परिसर दूसरे वाले समुच्चय से लिखा जाता है जो एक दूसरे से संबंधित होंगे, बस उसी को। जो संबंधित नहीं है, जिसमें बी और ई रिलेटिव नहीं है, किसी के रिलेटिव नहीं है, इसलिए बी और ई परिसर में नहीं आएगा, रेंज में नहीं आएगा। चलिए सहप्रांत। समुच्चय ए से बी में संबंध आर के समुच्चय बी, ध्यान दीजिएगा, ए से बी में यदि कोई संबंध है, ए से बी और समुच्चय में कोई संबंध यदि आर है, तो उसमें समुच्चय बी, पूरा जो समुच्चय बी होगा उसको हम लोग सहप्रांत कहेंगे।
तो इसके इसी उदाहरण पर हम लोग सहप्रांत लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, समुच्चय बी को टोटल लिख देंगे। समुच्चय बी हमारा क्या है, देखिए ए बी सी डी ई। इसमें हमको ये मतलब नहीं है कि कौन किससे संबंधित है, उससे हमें मतलब नहीं है। जब किरण आरेख दिया रहेगा तो दूसरे समुच्चय के उस समुच्चय में जितने भी अवयव लिखे गए होते हैं सारे अवयव को लिख देना है सहप्रांत में, भले वो किसी से संबंधित हो या न हो, सबको लिखा जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें ए बी सी डी ई सबको लिख दिए हैं, जिसमें ए सी डी संबंधित है और बी तथा ई संबंधित नहीं है, तो हम लोग तो सारे को लिखे हैं मिला करके यहाँ पर सहप्रांत। ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है आपका प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है, इस स्थिति में रहेगा आपका आर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम घटक के समुच्चय को प्रांत, द्वितीय घटक के समुच्चय को परिसर और समुच्चय बी को सहप्रांत कहेंगे, कोडोमेन। ठीक है, तो अब एक चीज और है, इसमें यदि दिया रहेगा कि ए से ए में संबंध को ए पर संबंध भी कहा जाता है। ए से ए में संबंध, यहाँ पर देखिए ए से बी में संबंध, तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। ए से बी में संबंध को हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी। उसी तरह ए से ए पर संबंध को क्या कहेंगे, ए क्रॉस ए। और ए क्रॉस ए जो होगा वो ए पर संबंध भी कहा जाता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि ए से ए पर संबंध को ए समुच्चय ए पर संबंध भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज और होता है, देखिए ये जो परिसर है ना, ये परिसर उप समुच्चय होता है इसका सहप्रांत का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए परिसर उप समुच्चय होता है किसका, सहप्रांत का। और ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए ए सी डी इसमें है, ठीक है ना, इसका टोटल अवयव इसमें है, इसलिए ये इसका उप समुच्चय हुआ। कभी कभी परिसर जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 को हम लोग 20 से मिला देंगे, 1 को 30 से मिला देंगे, तो सारे संबंधित हो जाएंगे। तो उस स्थिति में आपका परिसर सभी मिल जाएगा, जितने भी रिलेटिव होंगे। तो उस स्थिति में ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह भी हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से हम लोग प्रश्नावली 2.2 बनाएंगे। हमको विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग अभी जो संबंध का परिभाषा देखे हैं, डेफिनेशन, उसकी सहायता से हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे, जिसमें हम लोग प्रांत, परिसर और सहप्रांत देखे, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। उसी के हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। इसमें आपके प्रश्नावली 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो ए बराबर दिया गया है 1 से 14 तक का अंक, उस पर परिभाषित संबंध आर दिया गया है x y such that 3x minus y equal to 0, जहां x और y, इसमें x और y दोनों का मान समुच्चय a से ही लेना है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसके संबंध आर लिखिए, इसको आर को लिखना है रोस्टर रूप में, और इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक हमको इक्वेशन दिया गया है 3x minus y equal to 0। इसमें y को इधर कर देंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y। ठीक है, इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, a से भी, और y कहाँ से मिलेगा, a से भी, दोनों a से होगा। x और y दोनों a से है, इसलिए याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x का मान 1 रखेंगे, इससे 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो x पहले है तो x का मान पहले लिखेंगे, y का मान 3 मिल रहा है तो 3 बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद x का मान 2 लिखेंगे तो 3 दूनी कितना मिलेगा, 6। x का मान 3 लिखेंगे तो 3 × 3 कितना मिलेगा, 9। 4 लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 4 × 3 12। 5 लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 5 × 1 15। और ध्यान दीजिए कि 15 a में नहीं है, 15 जो संख्या है वो a में नहीं है, इसलिए इसके बाद हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद अब जितनी भी संख्या लिखेंगे जो y प्राप्त होगा वो y a के बाहर का होगा, जबकि यहाँ पर दिया है कि x y दोनों a का होगा। ठीक है, तो हम लोग सारणीबद्ध कर लिए, इसको रोस्टर रूप में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में। अब इसका हम लोग को प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिखना है, बोलना है। तो हम लोग को सबसे पहले प्रांत लिखेंगे। प्रांत का मतलब डोमेन। अभी हम लोग परिभाषा पढ़े ना कि R के प्रत्येक क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक के समुच्चय। प्रथम घटक इसमें कौन कौन है, 1 2 3 4। तो लिख दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, प्रांत के बाद बोल रहा है सहप्रांत। हम लोग सहप्रांत में क्या पढ़े हैं, सहप्रांत में क्या पढ़े हैं कि A से B में संबंध यदि है तो समुच्चय B जो है
वो उसका सहस्रांक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास समुच्चय एक ही है, तो एक ही समुच्चय है तो a क्रॉस a मिलेगा, तो इसमें दूसरा समुच्चय भी हमको b वाले जगह पर a ही प्राप्त होगा, इसलिए a का टोटल अवयव सहस्रांक में लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 से लेकर के 14 तक। और परिसर ध्यान दीजिएगा, परिसर द्वितीय घटक होता है संबंध का द्वितीय घटक क्या है? 3 6 9 12, 3 6 9 और 12। सेकेंड एलिमेंट का जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय ही परिसर कहलाएगा, ये हम पहले भी अभी परिभाषा में बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पहले लिख दिए थे, दूसरा नीचे लिखे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है a और b पर एक संबंध दिया गया है r बराबर x y सच दैट x और y का अंतर विषम है, यानी कि इसको और इसको घटाएंगे तो वो विषम होगा, भले वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका अंतर विषम आना चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है कि आपको रोस्टर रूप में केवल लिखना है, इसमें केवल रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत परिसर नहीं लिखना है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहले देखिए a और b का कार्तीय युग्म यदि आप निकालना चाहेंगे तो क्या क्या कार्तीय युग्म में मिलेगा आपको? 1 4 1 6 1 9 मिलेगा, फिर 2 4 2 6 2 9, फिर 3 4 3 6 3 9, फिर 5 4 5 6 5 9। ये आप लोग ये जो इसका कार्तीय गुणन है ये रफ में आप लोग कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b देख लेते हैं कि a क्रॉस b एक क्वेश्चन में बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन में बता देते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका कार्तीय युग्म। चलिए तो क्या मिलेगा? 1 4 1 6 1 9, फिर 2 4 2 6 2 9, फिर उसके बाद 3 4 3 6 3 9, फिर उसके बाद 5 4 5 6 5 9। ये हमको लिखना नहीं था लेकिन हम लिख दिए हैं आप लोग को दिखाने के लिए, ये हमको लिखना नहीं था, केवल समझाने के लिए इसको लिखे हैं ताकि आपको इसको हम अच्छी तरह से समझा दें, ठीक है। ये जो युग्म बना है इसी युग्म में से वही युग्म लेना है जिसका घटाव विषम होगा। देखिए 1 और 4 को घटाएंगे तो विषम आएगा 3, 1 और 6 को घटाएंगे तो विषम आएगा, 1 और 9 को घटाएंगे तो विषम नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 8 आ जाएगा, सम हो जाएगा। 2 और 4 का घटाव विषम नहीं होगा, 2 और 6 का घटाव भी विषम नहीं होगा, 2 और 9 का घटाव विषम होगा, 3 और 4 का घटाव भी विषम होगा, 3 और 6 का घटाव भी विषम होगा, 3 और 9 का घटाव विषम नहीं होगा, 5 और 6 का घटाव 4 का घटाव विषम होगा, 5 और 6 का घटाव भी विषम होगा, और 5 और 9 का घटाव विषम नहीं होगा। तो जो विषम होगा उसी को आर में लिखना है, ठीक है। तो आर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए ये जो बीच में हम लोग लिखे हुए हैं इसको हम घेर देते हैं, आप लोग को समझाने के लिए हम लिखे हैं इसको। तो हम आर बराबर क्या लिखेंगे? इसलिए आर बराबर हम क्या क्या लिखेंगे? देखिए पहला है 1 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 6 में लिखेंगे क्योंकि इसका अंतर 5 होगा, 5 विषम है। 1 9 नहीं लिखेंगे, 2 4 नहीं लिखेंगे, 2 6 नहीं लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 6 भी लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 9 नहीं लिखेंगे, 5 4 लिखेंगे, 5 4, उसके बाद 5 6 भी लिखेंगे, 5 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 जो है वो सम संख्या है। तो देखिए हम लोग लिख चुके हैं इसको, रोस्टर रूप में लिखना था, तीसरा क्वेश्चन को रोस्टर रूप में हम लोग लिख चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है n पर, प्राकृत संख्या के समुच्चय n पर r बराबर दिया है कि x y such that y बराबर x + 5, इसमें भी एक समीकरण दिया गया है जैसे इसमें दिया गया था, ठीक है। एक संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, इसमें जो एक समान हम रखेंगे इस समीकरण में वो 4 से कम प्राकृत संख्या रखेंगे, यानी कौन कौन सी संख्या रखेंगे? 1 2 3, ठीक है। और x y जो है वो प्राकृत संख्या n है, यानी कि x और y को आप लोग प्राकृत संख्या से ही ले सकते हैं, यानी उसी समुच्चय का होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग सारणीबद्ध करेंगे, तो इक्वल टू में क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि x का मान हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो y का मान 6 मिलेगा, यानी कि हमको क्या लिखना है? 1 6।
x का मान हम 2 रखते हैं तो y का क्या मान मिलेगा 7, 3 रखते हैं तो 8, 4 नहीं रखेंगे, अब उसके आगे कोई भी मान नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि दिया है कि x संख्या 4 से कम है, तो x की जगह पर हम 1 2 3 रख चुके हैं, अब 4 से कम है तो 4 भी नहीं रख सकते हैं, 5 6 7 8 तो रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो 4 से बड़ी है। तो चलिए ये हमारा रोस्टर रूप हो गया r का। अब पूछ रहा है इसमें कि r को रोस्टर रूप में लिखना है और इसके प्रांत और परिसर लिखना है। तो इसका प्रांत देख लीजिए, यहीं से प्रांत बराबर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, परिसर सेकंड एलिमेंट 6 7 8, 6 7 और 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये इसमें एक आकृति दी गई है, इसमें बोल रहा है कि ये जो संबंध दिखाया गया है इसको रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखना है और उसके बाद प्रांत और परिसर में लिखना है। तो चलिए समुच्चय निर्माण रूप में मतलब इस रूप में हमको लिखना है, इस रूप में, ठीक है, या इस समुच्चय के रूप में, जैसे समुच्चय है ना ऐसा ही समुच्चय यहाँ पर भी आप लोग को मिलेगा। तो ये जो समुच्चय है ये P है और ये Q है, यानी समुच्चय P से Q में संबंधित है। तो ये संबंध को हम लोग R बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ऐसे हम लिखेंगे A B सच दैट। अब यहाँ पर कौन सा रिलेशन दिखाएं ताकि वो मान हमको ये प्राप्त हो जाए, यदि फिगर न भी हो तो भी। हम लोग देख रहे हैं कि 5 से 2 कम 3 है, 5 से कितना कम 3 है 2 कम, 6 से 2 कम 4 है, 7 से 2 कम 5 है। तो इस समुच्चय में जो भी होता है उसको हम लोग A लिखते हैं, जैसे यहाँ पर युग्म में A लिखे हैं तो इसको हम लोग A बोलते हैं और ये जो B है वो दूसरे समुच्चय का अवयव को हम लोग B बोलते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम A लेते हैं और इसको यदि हम B लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से हम 2 घटा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, या इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 2 समीकरण मिलेगा, A बराबर B + 2, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 1 मिलेगा A - 2 बराबर B। 2 समुच्चय हमको यहाँ पर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको देखिए या तो इस समुच्चय को हम लोग लिख देंगे या इस समुच्चय को भी लिख देंगे, दोनों एक ही समुच्चय है क्योंकि -2 को आप इधर लेके जाइएगा तो फिर B + 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखने का मतलब यह है कि या तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, या इसमें से 2 घटा देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। यही दोनों स्थिति हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हम इसी को लिख देते हैं, तो इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो इसको भी लिखने के 2 तरीके हैं, या तो A बराबर B + 2 लिखिए या B बराबर आप लोग लिख दीजिए A - 2, इसको इधर कर दीजिए, दोनों एक ही बात हो गई। लेकिन सुटेबल हम लोग को यही रहेगा क्योंकि दूसरे समुच्चय से ही हम लोग जो लिखते हैं तो पहला वाला अवयव का हम लोग मान रखते हैं, इसका मान रखते हैं और ये प्राप्त होता है तो हम लोग को लिखने में आसानी होता है। यदि ये लिखेंगे तो उल्टा हमको मिलेगा, थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे हम लोग, इसको भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें केयरफुली हो जाता है क्योंकि इसमें B का मान रखा जाता है इसका और प्राप्त होता है इसका, और इसमें इसका मान रखा जाता है और प्राप्त होता है उसका, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसी को लिख दीजिए B बराबर A - 2, B बराबर A - 2, जहां ध्यान दीजिएगा A जो है वो P का है तथा B जो है वो Q का है, ठीक है, यानी कि A जो है वो P का है और B जो है वो Q का है। इसमें A का मान हम लोग P से रखेंगे और B जो प्राप्त होगा वो Q का प्राप्त होगा। हमारे पास 2 समुच्चय दिया गया है, P बराबर 5 6 7, Q बराबर 3 4 5, यानी कि इसमें हम लोग A का जो मान रखेंगे वो केवल 3 ही रखेंगे क्योंकि 3 ही दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे हम लोग, तो रोस्टर रूप में जो दिखाई दे रहा है उसी को लिख दीजिए 5 3, फिर उसके बाद 6 4, फिर उसके बाद 7 5, ये आपका रोस्टर रूप हो गया। अब इसका प्रांत और परिसर लिखना है, तो प्रांत लिखिए, प्रांत बराबर क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7 और परिसर सेकेंड एलिमेंट, फिगर से भी आप लोग देख के लिख सकते हैं 3 4 5 या 3 4 5,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें a बराबर 1 2 3 4 5 छोड़ दिया है। इस पर एक संबंध r बराबर दिया है कि संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, माने ठीक ठीक विभाजित करती है, यानी पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि a जो है ये अंक जो है इसको विभाजित करेगी। ध्यान दीजिएगा, ये अंक इसको विभाजित नहीं करेगी, केवल ये अंक इसको विभाजित करेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या बोल रहा है, रोस्टर रूप में लिखने को बोल रहा है, प्रांत लिखने को बोल रहा है और परिसर लिखने को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखें। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम a क्रॉस b निकाले थे, उसी तरह a क्रॉस a यदि आप लोग निकाल लेंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन रफ वर्क में कीजिएगा इसको। a क्रॉस a निकाल लीजिएगा तो आपको 36 अवयव प्राप्त होंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसा सारा मिलेगा। ठीक है, तो 6 तक मिलेगा हमको यहाँ पर जो संबंध दिया उस पर यहाँ से भी हम लोग सजा सकते हैं। तो चलिए सजाइए। संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। तो अब बताइए कि रोस्टर रूप में हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 1 को पूर्णतः विभाजित करेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, इसमें सबका प्रथम घटक द्वितीय घटक को पूर्णतः विभाजित कर देगा। उसके बाद हम लोग 2 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 से 1 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे 2 2 2 3 भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद 2 5 नहीं लिखेंगे, 2 6 लिखेंगे। 2 5 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 से 5 विभाजित नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 और 2 6 के बाद क्यों रुक गए, क्योंकि 6 तक अंक है इसमें। 2 7 2 8 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 तक ही अंक है। इसी अंकों को एक साथ लेकर के रिलेशन बनानी है। तो हम फर्स्ट एलिमेंट 1 से स्टार्ट किए हैं, 2 तक पहुंचे हैं, 3 वाला स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट। तो 3 1 होगा नहीं, 3 2 नहीं होगा, 3 3 3 6 होगा, फिर 4 1 होगा, 4 4 होगा, फिर 5 5 होगा और फिर 6 6 होगा। इसके बाद और कोई भी अंक हमको प्राप्त नहीं होगा जो पहला अंक दूसरे को विभाजित कर दे। आप लोग a क्रॉस a निकाल करके ऐसे आप लोग मिला सकते हैं, मिला लीजिएगा, इतना ही अंक मिलेगा। ठीक है, इसका दूसरा में है प्रांत। प्रांत हमको लिखना है, तो फर्स्ट एलिमेंट का समुच्चय जो होगा प्रांत होगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 1 1, केवल 1 लिखेंगे, 2 2 2, केवल 2 लिखेंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। परिसर हमको परिसर लिखना है, तो परिसर बराबर क्या लिखेंगे बताइए, सेकंड घटक 1 2 3 4 5 6, बस बाकी छोड़ दीजिए, उतना ही पे करेगा। 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का समुच्चय प्रांत और सेकंड एलिमेंट का समुच्चय सहप्रांत होता है, परिसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 देख लेते हैं। इसमें हम लोग को 6 दिया है, देखिए एक रिलेशन दिया है x plus 5 such that x एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो है द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रांत और परिसर लिखना है। तो इसको जब सारणीबद्ध करेंगे यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तभी हम इसका प्रांत परिसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए कि ये जो यू में लिखा गया है पेयर, ये पेयर किस टाइप का होता है, x और y। ठीक है, तो y की जगह पर क्या है x plus 5, तो मिल गया एक इक्वेशन हमको y बराबर x plus 5। यदि ऐसा नहीं भी आप लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट x का मान यहीं पे रखिए। देखिए ये 0 यहाँ रखेंगे तो 0 होगा और 0 यहाँ रखेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 1 यहाँ रखेंगे तो 1 होगा, 1 यहाँ रखेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ रखेंगे तो 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 2 यहाँ रखेंगे तो 7 होगा, 3 रखेंगे तो 8 होगा, 4 रखेंगे तो 9 होगा, 5 रखेंगे तो 10 होगा। यही मिलेगा। और वो भी जो हम समुच्चय लिखे थे y बराबर x plus 5, उसमें भी हम लोग रखते तो यही मिलता है। ठीक है, इसका प्रांत और परिसर लिखना है, तो प्रांत इसका फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिए 0 1 2 3 4 और 5। परिसर
हमको लिखना है तो परिसर बराबर द्वितीय घटक इसका परिसर होगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देख लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड एलिमेंट परिसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का है। देखिए पहले इसको रोस्टर रूप में लिखिए x ध्यान दीजिएगा, और x जो है संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, हम लोग को अभाज्य रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है 2, तो यहाँ 2 रखिएगा तो 2 होगा, यहाँ 2 रखिएगा तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। तो क्या क्या रखिएगा 2 8 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 3 टू द पावर 3 27 हो जाएगा, 5 रखिएगा 5 तो 5 टू पावर 3 कितना हो जाएगा 125, 5 के बाद 7 रखेंगे तो 7 का पावर 3 कितना हो जाएगा 343। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को इस क्वेश्चन नंबर 7 में केवल रोस्टर रूप में बोल रहा है लिखने के लिए, प्रांत और परिसर नहीं लिखना है। यदि प्रांत और परिसर लिखने को बोलता तो आप लोग जानते हैं कि इसके फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो प्रांत, सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो परिसर यानी रेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को x, y, z और b बराबर 1, 2 दिया गया है और बोल रहा है कि a से b के संबंधों की संख्या, जो पीछे आपका इसका सूत्र लिखवा चुके हैं। तो चलिए संबंधों की संख्या पहले हम लोग n a बराबर क्या है 3, n b बराबर क्या है 2, तो n a क्रॉस b बराबर क्या होगा, पहले इसको लिख लीजिए तो 3 into 2 बराबर 6, और तब लिखेंगे कि a से b में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर 6। ये सूत्र होता है 2 के पावर n into a क्रॉस b लिख पाए तो वो 6 हो गया। 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 पर हमको क्या मिलेगा 64। ठीक है, तो याद रखिए ये आपका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, z पर एक समुच्चय दिया गया है और इसका प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो z पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा z पर, और z का मतलब क्या होता है, इधर से भी इंफिनिटी होता है और इधर से भी इंफिनिटी होता है, इधर से भी इंफिनिटी उधर से भी इंफिनिटी, ये z का समुच्चय है। तो हम लोग को यहाँ पर कोई शर्त नहीं दिया है कि a और b कहाँ तक रखना है, तो इसका मतलब हमको मालूम है कि ये भी समुच्चय अपरिमित जरूर होगा। तो हमको यहाँ पर कैसा रखना है, क्या रखेंगे हम लोग इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी इस सेम संख्या को -2 से -2 की संख्या को घटा देंगे तो 0 आएगा, 0 भी पूर्णांक है क्योंकि देख लीजिए पूर्णांक में 0 है। किसी भी दो पूर्णांक को घटाइएगा, इसका पूर्णांक का ये गुण है, प्रॉपर्टीज है, किसी भी दो पूर्णांक को हम लोग जोड़ेंगे या इंटीजर, पूर्णांक को इंटीजर बोला जाता है, किसी भी दो इंटीजर को हम लोग जोड़ेंगे तो इंटीजर ही प्राप्त होता है। किसी भी दो इंटीजर को हम लोग घटाएंगे तो इंटीजर ही प्राप्त होता है, किसी भी दो इंटीजर को हम लोग गुणा करेंगे तो इंटीजर ही प्राप्त होता है, लेकिन भाग में प्राप्त नहीं होता है। भाग में इंटीजर के अलावे रेशनल नंबर भी हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग इस स्थिति में हम लोग इसमें जो समुच्चय लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे तो वो सत्य होगा। देखिए -2 -2 -2 -1 -1 0 0 1 1 2 2। हम बाकी नहीं लिखेंगे क्योंकि सारा संख्या लिखना यहाँ पर हम लोग के बस की बात नहीं है। तो इसमें प्रांत हमको क्या मिलेगा, देखिए इसमें किसी भी इसको घटा दीजिएगा ना तो एक पूर्णांक ही मिलेगा। हम सारा 0 वाला लिखे हैं, आप -2 -1 भी लिख सकते हैं, -2 -5 -2 -3 भी लिख सकते हैं कि इसको घटाने पर 0 ना मिले, कोई दूसरा अंक भी मिले तो जो अंक मिलेगा वो पूर्णांक ही होगा, इंटीजर ही होगा। इसलिए हम उतना नहीं लिखे हैं, हमको जितना काम चलने लायक है उतना ही लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2। ये जो है किस चीज का समुच्चय प्राप्त हो गया, z का, यानी प्रांत z मिला हमको। और परिसर भी वही मिलेगा, देख लीजिए फिगर में, -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2, ये भी z का ही समुच्चय है। तो आपका प्रांत भी z मिलेगा और परिसर भी z ही मिलेगा। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2.2 हम लोग खत्म कर चुके हैं, यानी कि हम लोग को रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को आगे पढ़ना है फंक्शन, फंक्शन फलन। उस फलन थोड़ा सा इससे बड़ा है,
फलन के बारे में परिभाषा पढ़ेंगे, फलन के प्रकार है उसको पढ़ेंगे, उसका ग्राफ है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद वास्तविक फलनों का बीजगणित, बीजगणित का मतलब जोड़ घटाव गुणा और भागा। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.3 और विविध प्रश्नावली। एक चीज आप याद रखिएगा कि विविध प्रश्नावली आप लोग अभी से देखते रहिए। जो चैप्टर आप खत्म कर लीजिए, जैसे प्रश्नावली 2.2 हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो 2.1 और 2.2 पर कितने क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में है उसको भी आप लोग देख लीजिए, साथ साथ बना लीजिए, बन जाएगा। तो विविध एक्सरसाइज में पीछे पढ़े हुए क्वेश्चन के आधार पर ही विविध एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं। यदि बन जाएगा तो बना लीजिए, दिक्कत होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी हम बना देंगे। ठीक है, इस तरह आपका रिविजन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।